तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एकदम बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुका है। तो बहुत सारे लोग अभी मतलब आप लोग अभी बहुत सब परेशान हो गए, ठीक है। बहुत लोग अभी डीमोटिवेट हो गए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए। कुछ लोग हार मान चुके हो गए कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब तो मतलब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम पे होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ आप समझो कि ये चीज़ ना एकदम नॉर्मल है। ये अकेले आपके साथ नहीं हो रही है, ये चीज़ सबके साथ होती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे को ही कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे होगा, पता नहीं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से कहीं फाइनल एग्ज़ाम में घट जाए, तो ये इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इस टाइम पे देखो, ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत रखो। दूसरा, जो एक आपने अगर मैराथन अगर देखी होगी ना, तो लास्ट वाला जो लैप्स होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान उसी में सबसे अपनी पूरी जान लगाता है। तो आपका ये फाइनल लैप्स चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि अब आप कोई भी गलती ना करो। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के 15 दिन में हम लोगों को अभी फ़िलहाल क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जब तक आपका CUET का एग्ज़ाम है, मैं आपकी जो हेल्प हो सके वो कर पाऊँ, ठीक है। तो एक बार CUET का पूरा रोड मैप अगर देखना है, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस जानने के लिए एकदम रेडी रहो। सिलेबस देखो, हम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके साथ एक और सब्जेक्ट आएगा जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में तो डिस्कस करूंगा ही। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इजी है, ठीक है। ऊपर से ये वाला जो जो पोर्शन है ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये आपका बहुत ज़्यादा जो है मतलब हाई वेटेज भी है। इससे क्या है, जो आपका इनपुट टू आउटपुट जो रेशियो है, इनपुट टू आउटपुट रेशियो, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस टाइम पे आपको वो चीज़ें करनी है जिसमें कम टाइम लगा के हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है देख लिए जाए। तो फिजिक्स में आप लोगों को सबको पता ही है कि अपने क्या क्या टॉपिक है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ठीक है, EMI, AC, EM वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं अपने पास। अब हम लोगों को क्या देखना है, देखो, हम लोगों को केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, और ये पूरा ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट, राइट। और ये अपना पूरा स्टार्टिंग में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, बीच में है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स के अंदर अब रिलेशन फंक्शंस है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल, वेक्टर, 3D लीनियर प्रोग्राम और प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लास्ट टाइम पे पूरा सब्जेक्ट एक बार देखना है, ठीक है। तो अगर आप पूरा सब्जेक्ट किसी का मान लो हो गया है, वैसे अब तक हो जाना चाहिए, जिसका मान लो नहीं हुआ, अब अगर वो अगर स्टार्टिंग से ही अगर जाएगा ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट अगर वो फॉलो करेगा, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सोचो, आप पूरी मतलब पूरा एग्जाम का आप सब कुछ लगा के आप इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला पोर्शन करते हो, उसका एक क्वेश्चन आया, उससे नंबर मिले। और वहीं अगर आपने D&F ब्लॉक की अगर NCERT पढ़ ली, तो क्वेश्चन वहीं से आएगा और उससे भी उतने ही मार्क्स मिले। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको मार्क्स बराबर ही मिल रहे हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों में लगाया जाए जिनमें अपना जो एफर्ट है वो काफ़ी कम है, राइट। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस वजह से इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जा रहा है कि आप कौन से चैप्टर्स का सिलेक्शन कर रहे हो। वैसे मुंह उठा के कुछ भी उल्टा सीधा मत पढ़ने लग जाओ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपको मैथ और साइंस आपको ऑल्टरनेट डे पढ़नी है, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड जब तक आपका ख़त्म नहीं हो जा रहा, तब तक आप अपना जनरल एप्टीट्यूड जो है वो डेली करो। मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ आपको बहुत नंबर देगी, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड बहुत इजी है। अगर आपने पढ़ लिया एक बार ना, तो उसके लिए इतना ज़्यादा ना रिवाइज करने की ज़रूरत है, फॉर्मूले भी आपको कैरी नहीं करने साथ में अपने, ठीक है। और मैथ्स और साइंस जो है वो आप करो ऑल्टरनेटे, ठीक है।
कम से कम कोशिश करो कि कम से कम तुम दिन के कम से कम 2 चैप्टर्स ख़त्म करो, जो नए चैप्टर्स हैं, और जो हो रखे हैं वो तो सही है। मैथ एंड साइंस ऑल्टरनेटिव करनी है, और एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो और पीवाईक्यू, ये इतने ज़रूरी हैं कि तुम बाद में आके मेरे को बोलोगे कि हाँ भैया आपने सही बोला था, ये चीज़ करना ही ज़रूरी था। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ अ प्लस पॉइंट, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ। एनसीईआरटी की एक अलग से एक एडिशनल बुक आती है, ठीक है, उस बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, और वो काफ़ी सही लेवल के क्वेश्चन है, उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर किसी पे टाइम है और किसी की सही प्रिपरेशन अगर चल रही है, तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार देख लेनी चाहिए, इट विल ऑलवेज बी द प्लस पॉइंट। ठीक है, अगला कि एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। ये चीज़ समझो कि केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो लोग अभी इस टाइम पे इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नोट्स पढ़ रहा है, कोई टेलीग्राम पे से कुछ भी उठा के पढ़ ले रहा है, मत पढ़ो यार, आराम से। तुमको पता है कि सीयूईटी का पेपर सब लोग देते हैं, हर किसी का करिकुलम एक ही बुक है जिसके अराउंड घूमता है, वो है एनसीईआरटी। तो क्यों उससे बाहर जाना? तो इसलिए सब लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे अभी फ़िलहाल फोकस करो, है ना। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट प्रायोरिटी की, तो देखो जो मैंने बताया कि तुम पे टाइम कम है ना, और हमको एट द एंड हम लोगों को किस चीज़ से मतलब है, हम लोगों को मतलब है मार्क्स से। तो जो सब्जेक्ट हमारा कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स ला देगा, हम उसी हिसाब से प्रायोरिटी अपनी सेट करेंगे। तो जो जनरली प्रायोरिटी है वो है केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर मैथ। अब कोई बोलेगा कि नहीं भैया लेकिन मेरी तो जो है मैथ अच्छी है और फिजिक्स बेकार है, तो वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये मैं एकदम क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ एकदम जनरल ट्रेंड, राइट। लेकिन केमिस्ट्री कोशिश करो कि थोड़ा तुम केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो करके जाओ। फिर एक पॉइंट ये है जो हर एग्जाम के लिए वैलिड रहता है कि 20% चैप्टर से तुम्हारे 80% मार्क्स आ सकते हैं। अगर तुमने 30 से 40% सिलेबस भी अगर अच्छे से कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा बहुत आराम से किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ चैप्टर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तुम सीयूईटी का पैटर्न को समझो, देखो सीयूईटी जेई की तरह नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम डीप लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है। सीयूईटी एक्यूरेसी मांगता है, सीयूईटी स्पीड मांगता है। इजी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसको आते हैं वो करता हुआ चुपचाप निकल जाएगा, फालतू में बहुत टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, जिन लोगों का सिलेबस एक हद तक कंप्लीट है, मतलब समझ रहे हो 25-30% भी अगर किसी का कंप्लीट अगर है, तो यहाँ से तुम लोग ना अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुम जो डेली मॉक टेस्ट दोगे, उस डेली मॉक टेस्ट का तुम पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये तुमको अभी नहीं पता चलेगा, तुमको पता चलेगा एग्ज़ाम वाले दिन। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ना वो तुम्हारा एक टेम्परामेंट सेट कर देते हैं एग्ज़ाम के टुवर्ड्स, ठीक है। टेम्परामेंट वो तुम्हारा एक सेट कर देते हैं। अगर मान लो तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुम पूरा सिलेबस करके गए, तुम एग्ज़ाम में बैठे और तुम अगर वहाँ पे तुम्हारा एग्ज़ाम की वजह से, अगर डर की वजह से तुम फॉर्मूले भूलने गए, तुमको एकदम बिल्कुल फोमो हो गया, फोमो समझ रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि होता है, नॉर्मल है काफ़ी, तुमको वहाँ एग्जाम के अंदर बैठ के लगेगा कि यार अब तो सारे फॉर्मूले दिमाग से निकल गए हैं, कोई भी ट्रेंड याद नहीं आ रहा, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो उस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। अगर तुम बोलोगे कि भैया मैं 10 मॉक टेस्ट दे दूँ, और एक दूसरा बच्चा एक मेरे को बोलेगा कि भैया मैं 4 मॉक टेस्ट दे दूँ लेकिन मैं उसका एनालिसिस भी कर लूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई 4 मॉक टेस्ट दे दो, उसका एनालिसिस कर लो। क्योंकि मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज़ ज़ीरो। तुमने कोई टेस्ट दिया और उसका तुमने एनालिसिस नहीं किया तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कैसे मॉक टेस्ट को पूरे को एनालाइज करना है, कैसे नहीं करना, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ डेडली मिस्टेक्स की, कि तुम समझो कि लास्ट टाइम पे लोग क्या क्या गलती करते हैं। इग्नोरिंग इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश को इग्नोर मत करो। इंग्लिश वो ऑप्शन है जिससे तुम्हारे बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते खुल जाएंगे, है ना। नॉट चेकिंग कॉलेज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, हर जो कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी तुम टारगेट कर रहे हो उसका एक बार देख लो कि वो क्या क्या मांग रहा है। पता चला कि तुमको कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है और तुमने उसका जो सब्जेक्ट है वही फिल नहीं किया, ठीक है। स्टडिंग लाइक जेई, कुछ लोग इसको जेई समझ लेते हैं कि भैया जेई की तरह एकदम बिल्कुल भयंकर, बहुत एकदम गला काट कंपटीशन है और हम तो बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे, कैसे टफ टफ सवाल आएंगे, कैसे होगा। तो जेई की तरह नहीं है, जेई बहुत ज़्यादा
अलग कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का अलग रिक्वायरमेंट है, इस एग्ज़ाम का अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन वो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे इस टाइम पे, तो क्या फ़ायदा फिर? क्योंकि तुम समझो, तुमने कोई चीज़ सीखी, अब तुम उसको जब अप्लाई करना ही तुम्हें पता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रेशर में क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखो, क्वेश्चन अगर मैं तुमको दूंगा तुम कर दोगे, लेकिन अगर वही मैं क्वेश्चन बोलूँ कि अब तुमको ये 2 मिनट में करना है, 1.5 मिनट में करना है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट है ना, वो एकदम चला जाएगा। तुम एकदम बिल्कुल अपनी कामनेस भूल जाओगे, तुम जल्दबाजी में गलती करोगे, सीधी मिस्टेक्स करोगे। इसलिए टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ, टाइम जो फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। नॉट रिवाइजिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लो, अभी भी बोल रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना कुछ मत करो। मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, इतने सारे यूट्यूब पे सब लोग हैं, ठीक है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तुम किसी भी एक चैनल पे जाओ, उनका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला वीडियो खोल लो, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला वीडियो खोल लो, एक रफ कॉपी साइड में रखो, तुमको वो वीडियो पूरी आराम से 1.5 पे या 2x पे, जैसी भी तुम्हारी सूटेबल स्पीड है उस पर देखनी है। साथ साथ में अगर तुमको लगे कि हाँ ये पॉइंट सर ने या मैम ने कुछ बढ़िया बता दिया, उसको नोट डाउन कर लो। ये एक तरीका हो सकता है जिससे तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो चीज़ों को, राइट। स्टार्टिंग न्यू बुक्स, कुछ लोगों को अब लगेगा रास्ते में कोई किसी पब्लिकेशन की बुक ले आ रहा है, कोई तुमने देखा कि मेरा दोस्त वो पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहा है तो उसी में से ही पेपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम पे आप बुक वर्क सॉल्व करो, सिंपल एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बस, ठीक है। इग्नोरिंग मॉक्स मत करो, मॉक्स को इग्नोर, ठीक है। नो एनालिसिस, अगर तुमने मॉक दे दिया और एनालिसिस नहीं किया तो वो वेस्ट हो चुका है, समझे। ओवर अटेम्प्टिंग, यानी कि हाँ, ये जो गलती है ये एग्जाम टाइम वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो है ये एग्जाम टाइम वाली प्रॉब्लम है। कुछ लोग करते क्या है, जैसे मान लो एग्जाम में बैठे हैं, उनको लग रहा है कि यार इसका ए ऑप्शन भी हो सकता है, इसका सी ऑप्शन भी हो सकता है, तो मार ही देते, क्या दिक्कत हो रही है, मत मारो, ओवर अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखो क्या इस टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, बहुत लास्ट टाइम है, तो यूज़ ब्लॉक स्ट्रेटजी मेथड। तुम लोगों को ब्लॉक स्ट्रेटजी मेथड के बारे में शायद पता होगा, तो ब्लॉक स्ट्रेटजी मेथड को यूज़ करो, जिससे तुम चैप्टर्स को रिवाइज करो और सिलेबस को ख़त्म भी करो। जिनका सब्जेक्ट ख़त्म है वो ब्लॉक स्ट्रेटजी मेथड यूज़ करके रिवाइज कर लो, और जिनका नहीं है ख़त्म वो उसका सिलेबस भी ऐसे ही करो, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं तुमको बोलूँगा अभी भी, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ, बिना डर के। तुम्हारे नंबर कम आएंगे, आने दो, क्योंकि वो नंबर अभी भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, मैं उनको बोलूँगा कि यार तुम लोग ना डेली 2-2 पेपर देना स्टार्ट कर दो। एक पेपर सुबह वाली शिफ्ट में दो, एक पेपर शाम को दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो सबसे एकदम बिल्कुल अगर सक्सेस मंत्र है वो है कि तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और साथ में टेस्ट देना पड़ेगा। ये करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट 15 दिन है जो तुम्हारे अगले 3 साल डिसाइड करेंगे। अपने पोटेंशियल को पहचानो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम है बताओ, मैं कैसे कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अभी मैं फ़िलहाल कॉलेज में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 5 मई से, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा, देखता हूँ कि मैं क्या अपनी तरफ से कर सकता हूँ। जो जो तुम बोलते जाओगे तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए बैठा हुआ है, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।